क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग हो रही है वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो आपको मैं एक बहुत ही खूबसूरत और आप यूँ कह लीजिए कि फूल प्रूफ फार्मूला बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, यदि आप सिविल सर्विस के 2023 के एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत विस्तार से इस बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आपके प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और फिर एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, दरअसल हुआ क्या है, अभी 5 जून को एग्ज़ाम हुए और 5 जून को जो पेपर आया, उस पेपर के बाद स्टूडेंट्स में एक बहुत अलग किस्म की अफ़रा-तफ़री सी मच गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनफैक्ट वो अपनी प्रिपरेशन करें तो कैसे करें? और साथ ही इसके ठीक कुछ दिनों पहले जब 2021 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें प्री एग्जामिनेशन के जो कट ऑफ मार्क्स आए वो लगभग 44% के आसपास थे। अब आप सोचिए कि 2016 में कट ऑफ मार्क्स थे 58% और वो गिरते 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 2021 में हो जा रहे हैं ऑलमोस्ट 44% के आसपास, ये 14% का फॉल। तो इसका मतलब क्या है? क्या सच में स्टूडेंट्स की तैयारी कमज़ोर हो गई है या स्टूडेंट ही इस स्तर के आने लगे हैं कि वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? इनफैक्ट इस पर मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है, उसकी एनालिसिस की है और वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चंस पेपर में 2 तरीके के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, चेंजेस हुए हैं। पहला, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अपेक्षाकृत कह लीजिए कंपैरेटिवली टफ हो रहे हैं। टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, लेकिन जो क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं वो इनफैक्ट सच पूछे तो थोड़े से इस तरीके के हैं कि स्टूडेंट उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। दूसरा ये है कि जो क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग हो रही है वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और डेफिनेटली इसका प्रभाव हम सीधे-सीधे कट ऑफ मार्क्स पर देख रहे हैं। जब इसके बारे में मेरी स्टूडेंट से बात होती है तो मुझे ये सुनकर के बड़ा दुःख होता है। वो कहते हैं कि सर अब तो जो प्री एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्शन है ना, वो तो बस लक फैक्टर रह गया है, जुए जैसा हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। लेकिन कट ऑफ मार्क्स जो भी हों, क्वेश्चन पेपर जैसा भी आए, आप अपने दिमाग से यह बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि पूरी तरह से जो रिज़ल्ट है इसके आपके लक पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, सच पूछिए तो मैं अपने इस वीडियो में इसी विषय पर आपसे डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। मैंने अपने इस वीडियो को इनफैक्ट 4 भागों में डिवाइड किया है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिलेबस का जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। इसके बाद हम फिर करंट अफेयर्स पर थोड़ी बातें करेंगे। फिर हम आएंगे कि आपकी प्रैक्टिस किस तरीके की हो, रिवीजन किस तरीके से आप करेंगे और लास्ट में फिर एग्जामिनेशन की जो स्ट्रेटजी होगी हम लोग उस पर बातें करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके स्टैटिक पोर्शन पर। जब मैं स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहा हूं तो इसका संबंध सीधे-सीधे सिलेबस से है। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा भटकाव आ गया है। थोड़े से अलग किस्म के जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको लगता है कि इसे कैसे तैयार करें? और मैंने कुछ स्टूडेंट से जब बात की तो उन्होंने सब इस तरीके से तैयारी शुरू कर दी, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। क्या सच में इस तरीके से तैयारी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने को थोड़ा-सा शांत कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, बैलेंस कीजिए और ये मान कर के चलिए कि यूपीएससी ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है, वही एकमात्र आपकी प्रिपरेशन का बेस होना चाहिए। उस बारे में किसी भी तरह के आप संदेह की स्थिति में अपने आप को मत रखें। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर्स पर चले जाएँ, तो आपको मैं एक बहुत ही खूबसूरत और आप यूँ कह लीजिए कि फूल प्रूफ फ़ॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। आप किसी साल के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए। 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, अगर उनके सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप मिला दें, तो उसका जो परसेंटेज आता है वो 60 टू 70 के आसपास है। 60% टू 70%। ये 4 सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं? ये 4 सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी।
जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिवीजन है वो बराबर-बराबर नहीं है कि 15-15 ही पूछे जाएँगे, उनमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर इन चारों के टोटल नंबर मिला दिए जाएँ, तो किसी भी साल 60 क्वेश्चन से कम नहीं आए हैं। हो सकता है कि मेरी बात पर आप थोड़ा-सा यकीन न करें क्योंकि कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं, अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 50 क्वेश्चंस बताए गए हैं कि इन चारों सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने उस पर बहुत अच्छे से ध्यान से विचार किया, उन्हें देखा, तो साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस होते हैं या कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको उन्होंने वहाँ से निकाल करके अलग टाइटल में डाल दिया है कि करंट अफेयर से इतने पूछे गए। मुझे लगता है कि ये साइंटिफिक नहीं है। अगर मान लीजिए कि करंट अफेयर्स पर ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है या इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि उसे सब्जेक्ट के अंतर्गत काउंट करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो किसी भी साल आपको 60 से कम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा। चलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं आता है, ऊब होती है। अब मेरे आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या इसमें से किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ सकते हैं? मैं बात केवल प्री की नहीं कर रहा हूँ। आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो अल्टीमेटली आप सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखना चाह रहे हैं। ये जो चारों पेपर्स के मैंने नाम लिए हैं, मेंस के अगर जनरल स्टडीज के आप फर्स्ट 3 क्वेश्चन पेपर्स को ले लें, तो इन्हीं से बने हुए। देखिए दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत थोड़ा है, जैसे एनवायरनमेंट है या नेशनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत थोड़ा-थोड़ा है। पॉलिटिकल साइंस को ले लीजिए तो जनरल स्टडीज़ का जो सेकंड पेपर है मेंस का पूरा इसी पर बेस्ड है। आप फर्स्ट को ले लीजिए तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। थर्ड पेपर को ले लीजिए तो इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा हिस्सा है। तो एक बात तो आप दिमाग में बैठा लीजिए और वो बात ये है कि इन चारों सब्जेक्ट की तैयारी किए बिना आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। और जब मैं कह रहा हूँ कि तैयारी किए बिना, तो ये तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जब मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। आपके पास सिलेबस है, उस सिलेबस को तैयार कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ मैं स्पेशली आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो चारों सब्जेक्ट हैं, इन चारों सब्जेक्ट के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, उसको लेकर के हमने चारों सब्जेक्ट पर अलग-अलग वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें बाकायदे टॉपिक्स दिए हुए हैं और ये चारों वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो आप देख सकते हैं। इससे होगा क्या? एक तरफ आपने सिलेबस को पूरा पढ़ लिया, तैयारी हो गई, लेकिन अब जो दूसरी प्रिपरेशन हो रही है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स एग्जामिनेशन की आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। इस तरीके से आपकी फोकस्ड तरीके से प्रिपरेशन हो सकेगी। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट से भी अब काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं और एनवायरनमेंट को तैयार करना बहुत कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन मैं फ़िलहाल अभी अब ये जो चारों सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, इसका एक कैलकुलेशन बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलिए हम मिनिमम 60 क्वेश्चन को लेते हैं। 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, विषय पर आपकी पकड़ बन गई है और वो होनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 60 के 60 सॉल्व करेंगे। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप 10 छोड़ देंगे, आपको लग रहा है कि नहीं इन्हें टच नहीं करना चाहिए और 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। आपने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 50 के 50 आपके सही होंगे, नॉट एट ऑल। अब इन 50 क्वेश्चंस में मैं ये मान करके चल रहा हूं कि चूंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो 40 से लेकर के 42 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। चलिए आपके 42 क्वेश्चन सही हो गए और अब जो आपके 8 क्वेश्चंस बचे वो गलत हो गए। 42 क्वेश्चन सही हुए, 8 क्वेश्चन गलत हो गए। मोटे तौर पर एक सीधा साधे कैलकुलेशन के रूप में हम ये मान लेते हैं कि चूंकि आपके 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उसमें आपके 2 से 3 मार्क्स कट गए। तो आपको 42 क्वेश्चंस में 42 मार्क्स मिल गए। उसमें से 2-3 मार्क्स कटने के बाद आपके बचते हैं 39 टू 40 मार्क्स। यानी कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं उसने एश्योर कर दिया 39 टू 40% का स्कोर। श्योर हो गया आपका? अभी आपके पास 40 क्वेश्चंस बचे हैं टू सॉल्व।
अब इन 40 क्वेश्चंस में से अब आप देखिए कि कैसे सॉल्व आप करेंगे। मैं अब इस पर आता हूँ और ये मेरे इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है और वह है करंट अफेयर्स का पार्ट। आप सब्जेक्ट की तैयारी तो करेंगे ही, आप जानते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लीजिए, करंट अफेयर्स के बिना तो बात बनती नहीं है। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपको करनी ही करनी है। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है? मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ जानते होंगे। आपको ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुननी ही चाहिए जो रात में आती है 8 बजे। दिन भर की न्यूज़ को छोड़ दीजिए, रात में पूरी तरह से वो कंप्लीट न्यूज़ देते हैं, वो आपको सुननी ही चाहिए, 15 मिनट तो लगते हैं। कोशिश कीजिए कि आप दूरदर्शन की न्यूज़ भी सुन सकें। दूरदर्शन की न्यूज़ में डिस्कशंस आते हैं, जो घटनाएँ घटती हैं उनको थोड़ा-सा वो डिटेल में बताते हैं और साथ ही साथ विजुअल्स तो होते ही हैं। अब आप देखिए कि आपने रेडियो में पर न्यूज़ सुनी, इसके बाद आप दूरदर्शन में काफ़ी कुछ न्यूज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं, इसके बाद सुबह होगी, फिर अखबार पढ़िए। एक नेशनल न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इसमें आपको कोई आलस्य नहीं दिखाना चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं तो क्या काम नहीं चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देखिए अगर कोई कह भी दे ना कि चल जाएगा, तो आप उससे फिर क्वेश्चन कीजिए कि भई कैसे चल जाएगा ये बताइए? नहीं चलेगा, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इसका कोई अर्थ होगा। आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, इसके बाद मैं 2-3 चीज़ें आपसे और शेयर करना चाहूँगा चूँकि उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ईमानदारी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारे एएफई-आईएएस में डेली मेरा 12 से 13 मिनट का, कभी-कभी 14-15 मिनट भी हो जाते हैं, डेली ऑडियो लेक्चर आता है। इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं बाकायदे जो पूरे समाचार होते हैं, चाहे वो रेडियो के समाचार हों, दूरदर्शन के समाचार हों, यहाँ तक कि 10 अखबारों के समाचार हों, उनका जिस्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ। उसे आप सुने, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएँगी। और इसके साथ ही हम डेली मंडे टू फ्राइडे जो भी करंट अफेयर्स की घटनाएँ हो रही हैं, उनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रोवाइड करते हैं। तो रोज़ आपके 5 क्वेश्चंस की एक तरह से प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। उसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूपीएससी पूछेगी। और इसके साथ ही साथ बाकायदे 10 अखबारों की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स होती हैं, प्रेस क्लिपिंग्स, एडिटोरियल और एडिटोरियल आर्टिकल्स, वो हम डेली उपलब्ध कराते हैं, मंडे टू सैटरडे। आप सोच करके देखिए कि जिसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल रही है। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ करंट अफेयर्स के लिए आप यह भी करें। दोस्तों जब आप करंट अफेयर्स की इस तरह से तैयारी करेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मैं मेंस पर नहीं जा रहा हूँ। मेंस में तो करंट अफेयर्स के बिना बात बनती ही नहीं, मैं प्री की बात कर रहा हूँ। स्टैटिक पोर्शन में आपने जो स्कोर किया 39 टू 40% मार्क्स आप स्कोर कर ले रहे हैं। अब आपके पास दूसरे सब्जेक्ट बच जाते हैं जिसमें एनवायरनमेंट है, साइंस टेक है और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब आप करंट अफेयर्स को इस पैटर्न पर तैयार करेंगे, पढ़ेंगे तो विश्वास कीजिए कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि एनवायरनमेंट से बड़े आराम से आप 3 टू 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम बता रहा हूँ मैं। अगर आपने थोड़ी-सी अच्छी तैयारी कर ली तो 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है, अगर आपको इसका ज़रा-सा भी अनुभव हो और अगर अनुभव नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो करंट अफेयर्स पर ही बेस्ड होते हैं। हालाँकि ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र इतना इतना वास्ट है कि उसमें से क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने अपने डेली ऑडियो लेक्चर की बात कही, मैंने 5 क्वेश्चन्स की बात कही जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उनमें हम लोग चुन-चुन करके जो ज़्यादातर संभावना वाले प्रश्न हैं, उनको बताते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन्स आ जाएँ और आपकी मदद हो सके। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप एनवायरनमेंट से बड़े आराम से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और साइंस एंड टेक से भी आप 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो अगर 6-7 क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो 40 में आप 6-7 जोड़ दीजिए, तो आपका स्कोर, सॉलिड स्कोर
जिसे आप इंश्योर कर सकते हैं 45% हो जाता है। दोस्तों, ये जो 45% स्कोर है उस तरीके से ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर इसी को रिपीट किया गया तो आप मान करके चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर क्वेश्चन पेपर सरल आया तो ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं है, आपका यही जो स्कोर है 45 से बढ़ करके 55 हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रिपरेशन उस तरीके से की है जिस तरीके से की जानी चाहिए। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स को आप बाकायदे वेटेज दें। ये आपका, आप यूँ कह लीजिए कि तारणहार बनेगा। फिर मेंस में तो करंट अफेयर्स का रोल है ही है, आप जानते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ अपने तीसरे पार्ट पर, जो रिवीजन और प्रैक्टिस का पार्ट है। हमने स्टैटिक पोर्शन देख लिया, हमने करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन को भी देख लिया। अब मैंने कहा रिवीजन, आपको रिवीजन करना है। ये मान करके चलिए कि दिसंबर तक, इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक, ये जो स्टैटिक पोर्शन है आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए। इसके बाद से लेकर के एग्जामिनेशन तक का जो पीरियड है वो एक प्रकार से रिवीजन का पीरियड मान करके चलिए। इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत ठोस होती चली जाएगी। अब आप रिवीजन करेंगे कैसे? मैं ये मान करके चल रहा हूँ, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कि बेहतर होगा कि जब आप पढ़ते हैं, चाहे आप स्टैटिक पोर्शन को पढ़ रहे हों, चाहे आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हों, तो नोट्स बनाते चलें। यहाँ मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि नोट्स बनाते चलें, यानी कि ये आपके अपने द्वारा बनाए गए नोट्स होने चाहिए, न कि बाजार से खरीद कर लाए गए किसी और के नोट्स। देखिए, होता क्या है कि जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने के लिए आप बुक्स पढ़ते हैं, फिर उसको उस पर विचार करते हैं, इसके बाद फिर उसे लिखते हैं। तो इसमें दिमाग, आपका दिमाग इन्वॉल्व है ना, तो आपका दिमाग इन सारी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करता है। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके दिमाग पर, बहुत ही पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है। तो नोट्स तो देखिए, अगर नोट्स हैं तो आपको अपने ही बनाने चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाए हों, तो अब क्या करेंगे? उसके लिए मैं एक जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो ये कि जब आप स्टैटिक पोर्शन के लिए किताबों से पढ़ें, तो बेहतर होगा कि किताबों में अंडरलाइन करते चले जाएं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो उन्हें हाईलाइट कर दें, जो और कोई कहीं से कुछ नया मिल जाए तो उन्हें मार्जिन में लिख दें। तो इस तरह से किताब भी नोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जहाँ तक करंट अफेयर्स का सवाल है, देखिए न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हैं और बाकायदे आप उन्हें भी अंडरलाइन कर सकते हैं, और उनके तो आप पॉइंट्स के आधार पर नोट्स ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि उन्हें आप डिटेल्स में लिखें। केवल अगर पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके पास अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा और वो आपकी बड़ी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, रिवीजन के लिए आपको जनवरी से शुरुआत कर देनी चाहिए, और रिवीजन कर सकें इसके लिए जो मैंने नोट्स बनाने के बारे में बताया है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब इसी का जो पार्ट है वह है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के तहत आप क्या करेंगे? उसके क्या आधार हो सकते हैं? दोस्तों, मॉक टेस्ट आजकल बहुत आने लगे हैं। मुझे लगता है कि जनवरी नहीं तो फरवरी से आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए, फरवरी से। लेकिन यहाँ मैं एक बात स्पेशली बताना चाहूँगा, और वो ये कि मॉक टेस्ट के बारे में स्टूडेंट की ये धारणा बनी हुई है, वो ये मान करके चलते हैं कि अगर उन्होंने 2000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मॉक टेस्ट के अंतर्गत, तो इसमें से करीब 15, 20, 25 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। नॉट एट ऑल। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ये सोचकर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो लग रहा है कि आप उसका सही फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्या आपको लगता है कि 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप बैठ करके, जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, आपको याद रहेंगे? और फिर जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं स्टेटमेंट, और फिर ये 1 2 3 क ख ग, वो याद रह ही नहीं सकते। तो वहां से कंटेंट आप नहीं निकाल पाएंगे अपने लिए। तो फिर आपको लग रहा होगा, फिर सर क्यों बता रहे हैं कि मॉक टेस्ट देना चाहिए? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी जो बनावट है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि हमारा जो माइंड है उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता। स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहे हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, फिर नीचे ऑप्शंस के लिए जो ग्रुपिंग्स की हुई है वो समझ में नहीं आ रहे हैं। तो हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो उन्हें समझ सके, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो रेस अगेंस्ट द टाइम है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपके पास 120 मिनट्स है, और जटिल क्वेश्चनों को पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं है बल्कि सही उत्तर तक पहुंचना है, सीधे सीधे स्टेटमेंट नहीं है। तो इसके लिए दिमाग को ट्रेंड तो करना पड़ेगा ना।
तो ये जो मॉक टेस्ट है इनफैक्ट सही मायने में दिमाग को ट्रेंड करने का एक अच्छा उपाय है। इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए और बाकायदे इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि आपके दिमाग का जो इनर एनवायरनमेंट है वो उसके अनुकूल बनता चला जाए। फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी जानी पहचानी सी लगेंगी। फिर ठीक है, चलिए कंटेंट चाहे कुछ भी क्यों ना आए, कम से कम आप घबराएंगे तो नहीं कि अरे हम कहाँ पहुँच गए, कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाकायदे प्रैक्टिस के तहत आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए और जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उन्हें रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और जो मैंने इससे पहले बताया कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा रिवाइज कीजिए, कंपैरेटिवली ज़्यादा से ज़्यादा बार उसे पढ़िए। आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में कितने क्लैरिटी के साथ और कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप एंटर करेंगे और उसका फायदा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिल्कुल मिलेगा। अब लास्ट स्टेज है एग्जामिनेशन हॉल की स्टेज। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए हैं, दिल धड़क रहा है, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ गया है। डेफिनेटली उस समय अपने बैलेंस को बनाए रखना आसान काम नहीं होता, इन सब का अनुभव तो हम सबको है ही। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप अपने बैलेंस को बनाए रख सकेंगे। अपने दिमाग से ये बात हटा दीजिए कि मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप यकीन मानिए कि जो टॉपर्स रहे हैं, और टॉपर्स में भी ये नहीं कि 1000 रैंक है उनकी, जिनकी 5वीं 7वीं रैंक रही है, जब उनसे बातें होती हैं तो बताते हैं कि प्री एग्जामिनेशन में केवल 40 से 45 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें वो डायरेक्ट सॉल्व कर पाते थे। मैं अभी की बात नहीं बता रहा हूं जब कट ऑफ मार्क्स 44% आया है, और बाकी ये उस समय की बात बता रहा हूं जब 55% कट ऑफ मार्क्स होते थे। तो फिर ये 10% कहां से लाते थे, 10 to 15% कहां से लाते थे? वो केवल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की जो उनके पास स्ट्रेटेजी होती थी उससे वो लेकर आते थे। तो वो स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? अगर आप इसे अपने दिमाग में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर सॉल्व करने की शुरुआत कर सकेंगे। पहली बात, आप बिल्कुल ये भूल जाइए कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिल्कुल भूल जाइए। तो फिर क्या करने हैं? आप उसे अब ध्यान से सुने। पहली बात कि जो क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे मालूम है, यानी कि उनके उत्तर मालूम है, आप उन्हें सॉल्व कीजिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जिनके दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है। दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा समय लगाइए, एक को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, ताकि मान लीजिए कि आप 20 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जिसमें दो में कंफ्यूजन है। थ्योरी या प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 10 सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा आप मार्क्स अवेल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि 10 की जो प्रोबेबिलिटी है ये 14-15 तक पहुँच जाए, 12-13 तक पहुँच जाए, और आप जानते हैं कि एक एक मार्क्स का कितना बड़ा रोल है। अब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन बचे जिसमें 3 ऑप्शन के बारे में कन्फ्यूज़न है। आपको क्या लगता है कि आप सही उत्तर तक पहुंच सकेंगे? कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे, कोशिश भी मत कीजिए। अब आपको यहाँ पावर ऑफ एलिमिनेशन को यूज करना है, लेकिन यहाँ ये भी बात ध्यान रखिए कि आप दो को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो एक तो पॉसिबल नहीं होगा, दूसरा ये कि अब समय भी नहीं है, दो को कैसे आप एलिमिनेट करेंगे? एलिमिनेशन के लिए टाइम चाहिए और वो टाइम नहीं है, भाग रहा है टाइम। तो आप करिए कि सिर्फ एक मैं इसमें से एलिमिनेट कर दूं, बस। अब दो बच गए, दो में कंफ्यूजन है, अब उस पर दिमाग मत लगाइए। आंख बंद करके जो, या आपको लगता है कि यार इसकी थोड़ी सी ज़्यादा संभावना है, ये सही उत्तर हो सकता है, तो आप उसमें निशान लगा दीजिए। थ्योरी आप प्रोबेबिलिटी को लेंगे तो यहाँ 50% तो चांस है ही ना, और अगर गलत हो जाएगा तो कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे? 1/3, और मिलेंगे 100%, और संभावना है 50% की। तो अगर गणित के हिसाब से सोचेंगे तो आप फायदे में ही रहेंगे। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल सिर के ऊपर से गुजर जा रहे हैं, कुछ पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं, कुछ सुना ही नहीं है, उनके बारे में पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि आपके साथ ही हो रहा है, बहुतों के साथ होता है। सच पूछे तो सबके साथ होता है। कोई इतना महाज्ञानी नहीं हो गया कि सारे क्वेश्चंस उसको मालूम है, बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। आप उनके साथ मत परेशान होइए। उस समय को दूसरे क्वेश्चंस के साथ आप इस्तेमाल कीजिए, उसमें आप फायदे में रहेंगे। दोस्तों, यहां देखिए, मैंने पावर ऑफ एलिमिनेशन की बात कही है।
प्री एग्जामिनेशन में सक्सेस पाने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसको आप जितना स्ट्रांग बनाएंगे, आपकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होगी कि मैं इस पावर ऑफ एलिमिनेशन पर आपको एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल कराऊं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद अगर इन पर अमल करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो रास्ता है वो साफ होता चला जा रहा है, जो कुहासा है वो छँटता चला जा रहा है, और डेफ़िनेटली धीरे-धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वह भी बढ़ता चला जा रहा है। और प्री एग्ज़ामिनेशन में कॉन्फिडेंस का रोल बहुत अधिक होता है, आपको इसे स्वीकार करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आ चुके हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपनी बात मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। 2023 के प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए AFEIS की ओर से और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।